इस ज्ञान के सफर पे, इस मुनाफे के सफर पे चलते हैं एक्सपर्ट्स के साथ में। और हमारे साथ में अगले एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं और बहुत समय से इसके अंदर में काम कर रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को कैसे देख रहे हैं। संतोष सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर एक बार फिर। थैंक यू एलेक्स जी। संतोष जी, एक बड़ी गिरावट, फिर संभलता हुआ, फिर गिरता हुआ, फिर संभलता हुआ, बाजार को कैसे देख रहे हैं? ये सब ठीक है, नॉर्मल है, या सिर्फ बीपी बढ़ाने के लिए? नहीं, देखिए, इस बार फिर से जब मार्केट जब गिरा है तो एक काफी इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि पूरी दुनिया में है वो है कि आप समझिए कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसका स्प्रेड काफी तेज हो रहा है और उसके कारण वैश्विक बाजारों में हम मंदी देख रहे हैं। यूएस के मार्केट को अगर कह लें, वहां पर थोड़ी मंदी हमें दिखी थी और कुछ ये न्यूज है। तो अब ये न्यूज अगर जो है बाहर के मार्केट में ठीक होता मार्केट, तब जो है हमारे मार्केट शायद ठीक होंगे। कल काफी एफआईआई सेगमेंट में देखा जा रहा है कि जो इंडेक्स फ्यूचर है वहां पर उन्होंने तकरीबन 27,000 लॉट जो है शॉर्ट गए हैं कल। और तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय शायद जो है ये बढ़ती हुई केसेस हैं उसके कारण हो सकता है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स जो हैं 15,635 इंडेक्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी पे स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसके नीचे चलता है तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट का, कह लें कि कंसोलिडेशन पॉजिटिव कन्वर्जन पे, वो ब्रेक होगा और उस ब्रेक के बाद फिर हमको एक अच्छी गिरावट दिख सकती है। तो ध्यान रखें कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे गोइंग फॉरवर्ड। और कह लें कि 34,600 700 ये लेवल इंपॉर्टेंट होंगे बैंक निफ्टी के लिए। वहां पर वो भी ध्यान रखें कि अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी चला जाता है तो हम जो है शायद एक मीडियम टर्म करेक्शंस में मार्केट चला जाए और फिर बहुत पिछले स्तर देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल्स का ध्यान रखें, ध्यान रखकर ही आप करें काम। और जब तक ये लेवल है मार्केट में तब तक आप लॉन्ग पोजीशन बना रखें या फिर लीवरेज थोड़ा करे हैं तो उसको काट लें इस लेवल्स के नीचे, जो भी लीवरेज है अगर आपका एफएनओ सेगमेंट में। ठीक। संतोष सर, शॉर्ट टर्म में अगर आज की बात करूं या बहुत ही कम समय की बात करूं, कुछ 2-4 दिन के, 2-4 सत्र के हिसाब से, तो मेरा नजरिया क्या होना चाहिए? मुझे शॉर्टिंग करनी चाहिए, मैं मंदी का खेल खेलूं, या मैं इंतजार करूं, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी पे रहूं, या मैं हर गिरावट में ऐड करूं? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखें, जैसा मैंने लेवल बताया है, उस लेवल के नीचे जाए तभी आप शॉर्ट के लिए, अगर आप कह लें कि अपॉर्चुनिस्ट हैं मार्केट में या ट्रेडर हैं, तो आप उस लेवल के नीचे 15,635 के नीचे अगर चलता है मार्केट, तब आप शॉर्ट इनिशिएट करें। या उसके नीचे क्लोजिंग अगर आ जाती है तो मार्केट में एक भारी गिरावट हो सकती है, तो वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के हैं तो मुझे लगता है कि आपको गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। लॉन्गर टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर नीचे की तरफ कहीं भी मार्केट आता है तो वहां पर आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो रिकवरी है पूरी दुनिया में, वो सबसे ज्यादा रिकवरी हम इंडिया में देख रहे हैं, या सारे लोग देख रहे हैं कि सबसे फास्टेस्ट रिकवरी होगी। और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव भी अगर आप देखेंगे तो डेली 35 लाख 40 लाख करीब वैक्सीनेशन हो रहे हैं। तो जो थर्ड वेव की चांसेस होंगे वो थोड़ा टेपर्ड होंगे, जितना जल्दी वैक्सीनेशन हम यहाँ कर लेंगे, और इकोनॉमी रिकवरी पे ज्यादा जाएगी, तो उस चीज का ध्यान रखें। और जहां भी अगर सब्सटेंशियल करेक्शन होता है, लेट्स से कि 10% के करीब मार्केट में कोई भी करेक्शन होता है, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स थ्रो अवे प्राइसेस को मिलेंगे और वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मोदी जी को धन्यवाद कि हर किसी को वैक्सीन मिल रही है, लेकिन उस वैक्सीन के चलते बाजार में आप एक आगे लॉन्ग टर्म में एक अच्छी उछाल देख रहे हैं। उस प्ले को लेने के लिए, उस पर राइड करने के लिए, उस स्टोरी को किन लेवल्स का मैं फिर तब लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहाँ पे इंतजार करूं, जब आप कहते हैं कि गिरावट में मैं खरीद सकता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम सबसे अच्छा बाउंस बैक दे सकते हैं कंपैरेटिवली बाकी दुनिया के, तो हम किस लेवल पे एंट्री करें? मैं अब फिर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मिड टर्म से लॉन्ग टर्म। देखिए, पहली चीज है एलेक्स जी, पहली चीज है कि आपको इंडेक्स अगर आप देख रहे हैं
तो जरूरी नहीं है कि इंडेक्स के निचले स्तरों पे आप जो स्टॉक फॉलो कर रहे हैं वो भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाए या वो भी वहीं पर बॉटम बनाए। इसीलिए अगर किसी भी स्टॉक में निवेश किया है आपने और फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तो आपको समझिए कि एवरी 10% आपको ऐड करना चाहिए अगर गिरता है मार्केट्स में स्टॉक तो, क्योंकि आप इंडेक्स में बहुत कम लोग लगाते हैं पैसा, और इंडेक्स में अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर को लगाना है तो मुझे लगता है कि उसके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ईटीएफ है आपको वहां देखना चाहिए। ठीक है, नहीं मैं उस हिसाब से मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा था कि इंडेक्स में कहाँ पे एंट्री करूं, लेकिन इंडेक्स में कौन सा नंबर दिखे जब मुझे लगे कि इन लेवल्स से अब मुझे अपने स्टॉक में बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ गया हूं कि आप कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा, इंडेक्स को भूल जाइए, अपने स्टॉक को देखिए और उस स्टॉक के अंदर में जब आपको मौका मिले तब एंट्री करें। ठीक है, तो उस हिसाब से सर फिर आज कहाँ पे मौका है? आज बाइंग का मौका है या सेलिंग का मौका है या वेट एंड वॉच करना है? एक्सटेंडेड वीकेंड है। देखिए मुझे लगता है कि आपको नेशनल एल्यूमिनियम बोर्ड की एक कंपनी है, उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए जी, और नाल्को। नेशनल एल्यूमिनियम अपने लाइफ हाई के आसपास है और मेटल सेक्टर में भी तेजी है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें एक डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट, सॉफ्ट टारगेट हो सकता है ये कंपनी। गवर्नमेंट अगर आप देखें तो बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट अभी भी लिम्बो में है। एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट लिम्बो में है। तो मुझे लग रहा है कि शायद जो है मार्केट ये एक्सपेक्ट करे कि छोटी कंपनियों से वो चालू करें और ये एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है उसके लिए। तो और जिस तरह से इसमें एक्टिविटी है, जिस तरह से वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है और कंपनी और मेटल में काफी ज्यादा डिमांड भी है, तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में 79 के स्टॉप लॉस से आपको इसमें एक पोजीशन बनानी चाहिए और थोड़ा थोड़ा हर गिरावट में आप लेते रहें इस स्टॉक, इसमें एक अच्छी तेजी हम लोग देख रहे हैं कि हो सकता है। ठीक है, तो संतोष सर आप कह रहे हैं कि नाल्को में एंट्री करी जा सकती है। लेवल्स क्या देंगे सर? मैंने जैसे बताया कि आपको 79 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनाएं और धीरे धीरे ऐड करें, थोड़ा थोड़ा ऐड करें इसको और निचले स्तरों तक ऐड करें। मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छी तेजी आप समझ लो कि चूंकि डिसइन्वेस्टमेंट अगर होता है किसी चीज का तो इसमें एक बहुत अच्छी तेजी आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि अगर मैं जैसे कह लूँ हिंदुस्तान जिंक का एक बार डिसइन्वेस्टमेंट किया था गवर्नमेंट ने और जितना पैसा उन बेच के गवर्नमेंट को नहीं आया था उससे कई मल्टीपल टाइम्स उनको डिविडेंड आता है उससे। तो मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मैनीफोल्ड हो सकती है। मैं उसके टारगेट को देखना, आपको केवल आप अपने रिस्क को बचाइए और अगर ये थीम प्ले आउट होता है तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। जी ठीक है, और ये मेरे ख्याल से फिर इसमें वो जो खबर है जहाँ पे अभी जो फेरबदल किए गए कैबिनेट में और रिस्ट्रक्चरिंग हुई है बहुत सारी इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री को लेकर के, और जिसमें इस तरीके के सारे डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स को एक स्पीड अप मिलने की एक गुंजाइश है, क्योंकि सीधा सीधा निर्मला सीतारमण जी उसको देखेंगी और उसी मिनिस्ट्री के अंदर में ये सारे डिसइन्वेस्टमेंट वाली सारी चीजें आ गई हैं। तो शायद उसका भी आप मैं समझता हूँ कि आप वो भी देख रहे हैं कि उसका भी इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक कह रहा हूँ सर? हाँ वैसे ही है, समझिए हम वैसे ही कवायद कर रहे हैं कि शायद इस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। तो उस टारगेट से आप 79 के पास का एक स्टॉप लॉस लगाते हैं इस कंपनी में, जितने भी नीचे मिले वो धीरे धीरे इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं 79 का स्टॉप लॉस और जितनी बार जितनी डिप मिले उतना उसमें ऐड करते चलें। नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है। संतोष सर इसके अलावा कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ शॉर्ट भी कर रहे हैं साथ ही साथ? नहीं अभी शॉर्ट अप्रोच क्योंकि एकदम एज पे है मार्केट, तो यहाँ पे शॉर्ट का रिस्क रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहूंगा यहाँ पे। और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक छोटी कंपनी है रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो रही है और वो रियल एस्टेट में प्रेस्टीज एस्टेट बोल के है, साउथ में कंपनी का प्रेजेंस है, काफी मॉल बनाती है, रेंटल इनकम है इनके और इसके रिटर्न रेशियोज में देख रहा था बहुत अच्छे हैं अपने पूरे सेक्टर में। और ओबरॉय रियल्टी या कह लें और गोदरेज प्रॉपर्टीज, उससे वैल्यूएशन इसके कम है और कंपनी ने काफी अच्छे जो है बाहर में साउथ में इनफैक्ट काफी अच्छी जो है प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा हो सकता है और इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पे भी आपको पोजीशन बनानी चाहिए। और ये स्टॉक अगर समझिए कि 300 के ऊपर निकलता है फर्दर तो इसमें आपको एक और फ्लिप मिल सकता है और वहां से भी 50-60 रुपए और बढ़ जाएगा इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, ऐसा लग रहा है।
और आपको जो स्टॉप लॉस इसमें रखना है वो 285 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनाए और बने रहें। जिस तरह से सारी कंपनियों में कह लें सनटेक रियलिटी, ओबेरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, इसमें सारी चीजें मिली हैं आपको। मतलब इसमें सारे स्टॉक में अपमूव मिला है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा जो है इसकी एक्टिविटी अभी भी जो इंटरवाइंड कर रही है और इसमें एक अच्छी तेजी हो सकती है। उसके लिहाज से 10-12 रुपए का ही स्टॉप लॉस होगा और अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो सकती है 50-60 रुपए की भी। ठीक है, तो ये संतोष सर अच्छा है और एक अच्छा साइन ओवरऑल मेरे को दिख रहा है कि आपको को बाजार की नर्वसनेस से आपके ऊपर असर नहीं है और आप इस लाल निशान में भी जब बाजार है तब भी आप दो स्टॉक्स आपने बताए और दोनों में बाय साइड आपने बताया है, तो ये इंटरेस्टिंग है। अभी तक आप शॉर्ट नहीं खोल रहे हैं तो अच्छा है और वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है या कम से कम लेवल्स के ऊपर में आपको जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाता है कि अभी वो लेवल्स नहीं आए जहां से शॉर्टिंग शुरू करी जा सकती है। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से 635 तक का आप इंतजार तो करेंगे ही करेंगे, 635 टूटने का या 632-33 का के नीचे ही आप शॉर्टिंग खोलेंगे ना? ठीक कह रहा हूँ सर? जी हाँ, देखिए मैंने आज आपको भी मैसेज किया था मॉर्निंग में और उसमें मैंने 635 ही लिखा था और वहीं के आसपास मार्केट भी था और देखिए वहां से एक जो है बाउंस हमने देखा है। देखते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन किस तरह से मार्केट रहता है। और ये मैं तो काफी, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं काफी पैशनेट रहता हूँ कि फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, और जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं मैं जल्दी से जो है उस हड़बड़ी में नहीं रहता कि मैं कोई दूसरा ऑपोजिट ट्रेड ले लूं। लेट द मार्केट क्लियर द सिचुएशन फर्स्ट और उसके बाद, क्योंकि मैं प्री एम्प्ट मूव बहुत कम करता हूँ और क्योंकि मार्केट फॉलोअर हूँ मैं, कि मैं एक प्री एम्प्ट मूव में जो स्टॉक पिक में जरूर कर लेता हूँ कि जब मैं स्टॉक पिक करते रहता हूँ तो वहां पर स्टॉक पिक में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को लगा के देखता हूँ। लेकिन इंडेक्स पे कह लें तो वहां पर इंडेक्स चूंकि एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी है लोगों के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया के लोग इस पे नजर रहती है, वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, तो अभी वो वाला डायरेक्शन बहुत क्लियर नहीं है तो इसलिए ओवरऑल जो ट्रेंड है उसी के साथ में है संतोष जी, और वो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, वो ओवरऑल ट्रेंड ग्रीन है। तो उस बुलिश ट्रेंड के साथ में ही चलते हुए ढूंढ करके कुछ ऐसी चीजें निकाल रहे हैं जहां पे कि अभी या तो बहुत ज्यादा बढ़त हुई नहीं है या अभी भी एक्सपेक्टेड और ऊपर हेडरूम बहुत बाकी है। सर अभी एक जो आपने प्रेस्टीज दिया था उसी के साथ में और मिलता जुलता और आपने मेंशन भी किया था उसमें ओबेरॉय रियलिटी, उसी पे सवाल है किटी मल्होत्रा जी का। वो पूछ रही हैं कि ओबेरॉय रियलिटी इनके पास 642 पे है, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो बधाई हो उनको कि उन्होंने नीचे के निचले स्तरों पे लिया था और मुझे लग रहा है कि देखिए ये स्टॉक के चार्ट को मैं देख रहा हूँ तो चूंकि ओबेरॉय रियलिटी कह लें, प्रेस्टीज रियलिटी, बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं। प्रेस्टीज स्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टी, ये तीनों कंपनियां मेरे को काफी अच्छी लगती हैं अपने सेगमेंट में। और इस कंपनी में जो ब्रेकआउट हुआ है वो 610 के पास एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, 609-10 के पास, और उसके बाद इसमें एक अच्छा मूव मिला है। और लेकिन जो करंट प्राइस है वो एक डबल टॉप के पास आ चुके हैं, तो थोड़ा सा कह लें कि बैकफुट पे रहना चाहिए इनको। और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अब ये ध्यान रखें कि 680 के ऊपर की क्लोजिंग इनको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, कंफर्टेबल रहना चाहिए। 680 के ऊपर अगर चल जाता है स्टॉक तो इसमें से इनको फिर से मोर देन 10%, मतलब अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ एटलीस्ट 15% के करीब तेजी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा चूंकि एक प्रीवियस टॉप बना था और उसी के आसपास आ चुका है और वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो रहे हैं, मतलब कभी भी क्या होता है हम ये देखते हैं कि अगर प्रीवियस टॉप के पास अगर आप आ गए हैं और वहां पर वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम का होना मतलब ये समझिए कि अगर पिछले जो पीक पे कुछ लोग फंसे होंगे वो आके यहाँ पर ऑफलोड करना चाहेंगे और कुछ नए लोग जो होंगे अगर शॉर्ट कर रहे होंगे तो वो ऑफलोड कर सकते हैं। तो उस लिहाज से आप बहुत ध्यान रखें, सावधान रहें थोड़ा सा। और वॉल्यूम नहीं आया और वॉल्यूम को वेट करें कि 680 के ऊपर अगर चले स्टॉक और वॉल्यूम आ जाए। आज का पर्टिकुलर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो पूरे दिन के जो एवरेज, जो आज कह लें कि 20-25 दिन की जो ट्रेडिंग है उसके एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है, मतलब आज थोड़ा सा एक फिलिप दे रहा है कि ये इसमें कुछ मूवमेंट हो सकता है। वेट करें थोड़ा और, क्योंकि इसको यहाँ से हेंस फोर्थ बढ़ने के लिए काफी वॉल्यूम की जरूरत होगी।
जैसे आप कह लें कि अगर रॉकेट हो या फिर एक हवाई जहाज हो, एक अलग ट्रेजेक्ट्री में जाने के लिए उसको फोर्स की बहुत जरूरत होती है, और वो फोर्स हम मापते हैं कि वॉल्यूम की जो है कैसा है, और वो वॉल्यूम थोड़ा भी शायद बाकी है, और मार्केट भी थोड़ा सा टेपिड हो रखा है, और ये दोनों चीजें मिलाएं, और मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टॉक में चलेगा, 680 के ऊपर की भी क्लोजिंग आ गई तो काफी अच्छे और इनको प्रॉफिट हो सकती है। और स्टॉप लॉस अब जो इनको मेंटेन करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि 665 के पास का अगर क्लोजिंग उसके नीचे आ जाती है, तो 665 के नीचे आए तो एक बार निकल जाए, फिर बाद में फिर से एंटर कर सकते हैं निचले स्तर। ठीक है, तो किटी जी ये राय है आपके लिए, स्टॉप लॉस से इसके लेवल बता दिए हैं संतोष जी ने, और दो चीजें वॉच करने को कही हैं। 5 लाख का वॉल्यूम आज है, आज 5,80,000 का है, मतलब ऑलमोस्ट 6 लाख का वॉल्यूम होने जा रहा है, और 5 लाख का इसका एवरेज वॉल्यूम है। तो अपने एवरेज वॉल्यूम से ये हायर वॉल्यूम पे काम कर रहा है आज। वो अगर मेंटेन रहता है और 680 के ऊपर निकलता है, यानी दोनों चीजें अगर रहती हैं, प्राइस भी और वॉल्यूम भी, दोनों चीजें अगर मेंटेन रहती हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कह रहे हैं संतोष जी। तो उसके हिसाब से आप इसको रुके रह सकते हैं और राइड कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे 665 का कह रहे हैं ना सर, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हमारे दिनेश शर्मा जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि नाल्को में तो केवल 51% होल्डिंग है गवर्नमेंट की, लेकिन अभी गवर्नमेंट का जो नजरिया है, जो रुख है, उसमें वो 51% से भी कम जाने के मूड में दिखती है गवर्नमेंट, और बहुत सारी कंपनीज में उस पर भी कोशिश हो रही है कि उनको जरूरत नहीं है कंट्रोल रखने की, और 51% से नीचे भी जा रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ सर, संतोष सर? देखिए, हाँ, कहने की बात यह है कि सबसे पहली चीज की जैसे हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट के पास अभी भी कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है, लेकिन बहुत ही मिनिमल स्टेक लेके रखा हुआ अभी भी। सिमिलर काइंड ऑफ जो मॉडल है, मुझे लग रहा है कि वो बहुत सारी कंपनियों में करना चाहेंगे, जहां पर कि अपना मैनेजमेंट कंट्रोल कंपनियों को डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेट कंपनियों में दे दिया जाए। अभी क्या होता है एलेक्स जी, कि जब कभी भी आप प्राइवेट करते हो कंपनियों को, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि उसके रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होता है, प्राइवेट प्लेयर्स जब भी आते हैं, मैनेजमेंट आते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह करते हैं। और इसीलिए देखेंगे आप, वेदांता ने जिस तरह से, वेदांता का जो मैनेजमेंट है, उसने जब हिंदुस्तान जिंक को लिया था, तो काफी अच्छा टर्न अराउंड हो गया था। आप सेम टाइम पे अगर सेल को देखेंगे, और सेल अगर हो गया होता तो आज कहाँ होता सेल, और सेल के प्राइसेस अभी भी लिंगर कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो सरकारी है, और सरकारी मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही खराब होता है। एम्प्लॉयज का जो कहते हैं प्रोडक्टिविटी बहुत खराब होती है। तो ये बहुत सारे हेडविंड्स रहते हैं सरकारी कंपनियों में, और सरकारी इसीलिए लोग नौकरी सरकारी इसीलिए करना चाहते हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा, उनको पैसे मिलते रहेंगे। तो ये आज के दिन में अगर देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में लोगों का, बच्चों का बहुत ज्यादा जो है कह लें कि एंडेवर होता है कि मैं सरकारी नौकरी कर लूं। मुझे नहीं लगा कि, लेकिन वो कंपनियों के लिए इनफैक्ट खराब होता है, जहां भी वो नौकरी करेंगे और इस पर्सपेक्टिव से जाते हैं लोग। कहने का मतलब ये है कि आप अगर डिसइन्वेस्टमेंट करो, थोड़े पोर्शन रखो, ताकि उसकी जो है, जो आज की डेट में जो कंपनी का, मैंने गवर्नमेंट को जितना भी डिविडेंड आ रहा होगा, अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, और डिविडेंड ही इनकम है गवर्नमेंट का, तो उससे कई गुना ज्यादा डिविडेंड एक प्राइवेट प्लेयर अगर आता है, उस कंपनी में बैठता है, तो चूंकि एम्प्लॉयज के टर्नओवर तो कह लें, या पर एम्प्लॉयज जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, उसको काफी स्केल पे लेके जाता है। उनके रिसोर्सेज जो कह लें, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करता है। तो वो एक लॉन्ग रन में ये सब चीजें काफी अच्छी प्ले आउट होती हैं। और इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो भी बनाया था इस पे, बीपीसीएल को लेके। 400 रुपए के आसपास के भाव थे उस समय, और उस समय उसके बाद से 500 के पास चला गया। अब उसमें एक अच्छा डिविडेंड भी है कंपनी में, तो जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट जो सॉफ्ट टारगेट हैं, उसमें एक अच्छी कमाई के मौके हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक कंपनी है जहाँ करके आपको मौके मिल सकते हैं, बट केवल और केवल अपने रिस्क का ख्याल रखें कि पोर्टफोलियो पे आपके रिस्क नहीं हो। वो मैंने बोला 79, आप अपने हिसाब से समझ लो कि आप कितना ले सकते हो। तो एक आइडिया मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, तो संतोष सर कह रहे हैं कि अगर आप सरकारी स्टॉक्स डिसइन्वेस्टमेंट के जो प्लेयर, वो जिनमें स्टोरी है, उसमें अगर एंटर करते हैं, तो शायद वो जब डिसइन्वेस्ट होता है, तो उसके बाद आपको उसमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और अगर आप सरकारी नौकरी में एंटर करते हैं, तो काम कम करना पड़ेगा। और एक और चीज उसमें ऐड कर देता हूँ, दहेज अच्छा मिल जाता है सर। तो इसलिए बहुत सारे जो आप नॉर्थ इंडिया में कह रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं कि अगर सरकारी नौकरी होती है तो वो भी अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन हम इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत खराब चीज़ है इनफैक्ट। और
जितना ना हो उतना अच्छा है, लेकिन सोसाइटी धीरे धीरे करके ठीक होगी। जी इनफैक्ट ये हाँ हमारे पूरे देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जी देखिए गवर्नमेंट की जो एसेट्स है वो हमारी एसेट्स है, हमारी और आप सबकी एसेट्स, हम्म। और वो अगर अंडर परफॉर्म करेंगी तो मतलब पूरा देश अंडर परफॉर्म कर रहा है और इनफैक्ट। उसका उसका नुकसान हम ही को तो झेलना पड़ता है। हम जब स्टेट बैंक में जब जाते हैं अपने ही काम के लिए, तो फिर हमें पता चलता है कि पूरा दिन खराब हो जाता है केवल, और वो एग्जैक्टली वो लंच भी चल रहा है सारा दिन, तो वो भी एक दिक्कत है। मैं वो भी एक किसी उसमें सोशल मीडिया में देख रहा था कि किसी ने फोटो डाली हुई थी कि वो किसी पहाड़ पे हैं और कह रहा था कि मैं लंच यहाँ पे कर रहा हूँ, तो दूसरे ने पूछा था कि क्या स्टेट बैंक में काम करते हो क्या? वर्क फ्रॉम होम में। एलेक्स जी, मैंने आपने स्टेट बैंक का लिया ना तो मेरे ध्यान आता है, मैं कलकत्ता में उनका जो है एक उनकी रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता और हेड ऑफिस ऐसे करके रखा उन्होंने मुंबई में, तो कभी कभी वो अपने एनालिस्ट कॉल करते हैं, कलकत्ता में बुलाते हैं। मैं 2-3 बार जाने का मौका मिला, मुझे इनवाइट किया गया था, तो मैं गया था, और बहुत पेक्यूलियर चीज मैंने देखी, जो कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे पहली बार पब्लिकली ये बात कर रहा हूँ, कि आप अगर देखें एनालिस्ट कॉल है, मतलब सारे एनालिस्ट को बुलाया जाता है, और फ्रंट रो में जो लोग बैठे रहते हैं ना, मतलब अगर मान लीजिए कि 20 रो हैं, 20 रो की सीट बनी हुई है, तो उसमें से 15 रो या 18 रो कह लें, वो केवल और केवल बैंकर्स बैठे रहते हैं, वो भी सामने में। और एनालिस्ट जो बैठते हैं जी, इवन जबकि बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं, जो कि जेपी मॉर्गन के हों या फिर सीएलएसए के हों, वो लोग सारे लोग पीछे बैठे रहते हैं। और मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है, मैं 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जाता था मैं, और बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती थी कि ये कौन सी व्यवस्था है जो कि हम दे रहे हैं, और जबकि आप एनालिस्ट को बुला रहे हो और आप आपने ही लोग बैठाए हो, और सारे मैक्सिमम लोग, मैं आपको बताऊं कि उस एनालिस्ट मीट में मतलब सो रहे होते हैं, उनके जो भी ऑफिसर्स होते रहते हैं, कोई सो रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई ये कर रहा है, और एक बड़ी वो चल रही थी, उनकी प्रायोरिटीज का पता तो चलता है कि उनकी प्राथमिकता बिजनेस नहीं है, वे बिजनेस को बढ़ाना नहीं है, बैंक को बढ़ाना नहीं है, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं, और वो बड़ा खराब है देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, और इस तरीके से देश की इमेज के लिए भी, क्योंकि ये सारे ब्रांड्स कहीं ना कहीं देश की इमेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यही स्टेट बैंक के ब्रांचेस सारी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में है, और अगर इसी तरीके का रवैया वहां पे भी होता होगा तो हम एक खराब इमेज पोर्ट्रे करते हैं अपने देश की भी। सर जल्दी से आगे सवाल ले लेते हैं। मैं बताऊं एलेक्स जी, मैं एक चीज और नोट करूं, आपको बताऊं कि उनके जितने भी ऑफिसर्स को आप देखेंगे ना, तो जैसे लगेगा कि आप किसी राजा महाराजा से मिलते हो ना, मतलब वो उस हाव भाव में रहते हैं, तो वो लोग क्या सेवा करेंगे, लोग क्या मतलब सर्विसेज देंगे, मुझे नहीं समझ में आता कि, और वो लोग इतनी ग्रेविटी में इतना, और आप किसी प्राइवेट बैंकर से मिल लो, आपको कितनी अच्छी तरह बात करेगा, कितनी अच्छी तरह सारी चीजें करता है। ठीक है, इसलिए काफी ज्यादा मतलब डिसइन्वेस्टमेंट डिफरेंस इसलिए शायद एक रिक्वायरमेंट भी और अच्छी चीज भी है।